क्वेश्चन इसमें सब में यही काम का, निम्न समस्याओं में ये समस्या है, ठीक है ना। आफत विपत उसी को बोलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करिए। कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन आपको टच भी नहीं करना अगर प्रतिस्थापन कर दिया तो, ठीक है ना जी। चलो, कभी कभी समीकरण तो दे देता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। 2 दिया रहता है, एक से निकाल लेते हैं एक वेरिएबल का मान, और उस वेरिएबल का मान हम किस में पुट कर देते हैं? सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें क्या रहता है? बनाना पड़ता है। तो जो चीजें बनाना पड़ता है उसमें थोड़ा कठिन लगता है। बनाया रख दे तो खाने में तो बड़ी मजा आता है, लेकिन बनाने में तो विपद चढ़ जाता है ना। समझ रहे हो ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, घर में तो झगड़ा मैक्सिमम इसी चीज को लेकर होता है कि का सुबह में बनाए शाम में बनाए। हमको यही लगता है कि सुबह शाम कितना आदमी खाता है जी। टंकी भरी नहीं रहा, पेट है कि नाद है, हमको ये नहीं समझ में आता है। अतः सही में लोग बोर हो जाते हैं, सही में लोग बोर हो जाते हैं। अरे सब औरतियाँ का जो एकदम झगड़ा कर लेती हैं सब, और सुबह शाम हुए कमा करना है। सबसे पहले उठना भी है, उधर सबसे लेट में सोना भी है, सब काम वाम करके। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है जी? 3 गुनी है। तो कह रहा उन्हें ज्ञात करिए कि कौन सी संख्या है। पहला 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 संख्या है तो माना 2 संख्या, यहां लिख लेंगे माना 2 संख्या x और क्या है? y है। 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का अंतर। यहां पे हम क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन y। पहली संख्या दूसरी संख्या बड़ी होगी तभी तो, बड़ी में से छोटी घटाएंगे ना जी। बोलो, हम कहें 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 - 2 करेंगे तभी ना 2 आएगा। बोलो जी, अगर 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया है? अंतर माने होता है घटाना। अंतर मतलब सबसे पहले आपको क्या जानना है? घटाना। तो बताओ, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, ये क्या है? छोटी संख्या। ये मान सकते हैं, नहीं तो यहां मान सकते हैं माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? y। बताओ, x इज ग्रेटर देन y होगा क्योंकि बड़ी संख्या को क्या माना है? x, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इससे साइन क्या मतलब बताता है कि x बड़ा है किससे? y से। तो बताओ, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के प्रथम है ना, प्रथम शर्त है। एगो नहीं है एक जी। चलो, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? देखो, 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 संख्या कौन कौन माने? x और y। तो बड़ी संख्या माने छोटी संख्या इक्वल टू क्या करेंगे? 26 करेंगे ना। तो बड़ी संख्या कौन है? x, और छोटी संख्या क्या है? y। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या करेंगे? 26। समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। चलो, पहला शर्त तो हमने कर दिया कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो बड़ी संख्या माने x, छोटी संख्या y। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो आंसर आएगा जी। चलो, तो यहाँ पे हो जाए। और उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या के क्या गुनी है जी? 3 गुनी है। चलो, पहली जो एक संख्या जो है इसी को पहली मान लो, इसको दूसरी मान लो। पहली संख्या जो x है उसी के क गुनी है जी? 3 गुनी दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3y। पहली संख्या दूसरी संख्या के क गुनी है? 3 गुनी है। समझ जी। चलो, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 2। अच्छा, x - 3y इक्वल टू 0। ऑलरेडी x के फॉर्म में दिया, यही चीज रख देना। तो क्या इधर उधर करें हम? आखिर x का मनवा निकालोगे, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, और समीकरण मान ऑलरेडी x के मान में निकाल के दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम निकाल के? अब लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, ठीक है। नहीं बना रहा था तब उसको हम हल करते हैं, x के फॉर्म में निकालते हैं, तब वैल्यू पुट करते हैं उसमें, ठीक है ना जी। समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 1 क्या है यहाँ पे? x माइनस बराबर 26। तो x का मान कितना है? 3y।
तो 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 3y में y घटाएंगे तो कितना होगा? 2y बराबर 26। y बराबर कितना होगा? 26/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा। अब y बराबर 13, y बराबर 13 समीकरण किस में रखेंगे? ऑलरेडी बना हुआ है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रखिए x बराबर कितना है? समीकरण नंबर 2 3y है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 3 गुणे 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गया, x का हो गया, ये y का मान। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या कौन कौन निकला है? 39। हाँ 13 का मान 39, पहले x आता है ना, तो 39 और कौन है? 13 है, ठीक है ना, क्योंकि 13 का 3 गुना कितना होता है? पहला चीज, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण सबसे पहले क्या होता है? संपूरक कोण का योग 180 अंश होता है। जैसे ये रेखा होता है ना, तो पूरा यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 है और इधर भी 90, तो टोटल कितना बनता है? यहाँ पे यहाँ से लेकर कितने अंश का कोण बनता है? तो इसको बोलते हैं संपूरक, समझ रहे जी? तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? तो मान लेंगे बड़ा कोण कितना हो जाएगा? x अंश, कितना अंश? बड़ा कोण क्या मान लेंगे जी? x अंश। और छोटा कोण क्या मान लेंगे? छोटा कोण को क्या मान लेंगे? y अंश। बताओ, ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, समझ रहे जी? संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण उसके कौन है? x, और दूसरा क्या है? y। तो ये बड़ा कोण है प्लस छोटा कोण, यानी x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। समीकरण नंबर 1। बताओ, समझ रहे हो ना? पहला कोण प्लस दूसरा कोण, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 अंश। उसके बाद दूसरा, ये पहला है, प्रथम कंडीशन है, ठीक है जी, प्रथम शर्त है। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त ध्यान से देखेंगे। पहला ही समीकरण बन गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो पहला तो इसमें ये नहीं लिख के दिया, संपूरक का मतलब ही जानिए कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहला कोण माने थे x, दूसरा कोण, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर देंगे? 180। अब यहाँ पे से दूसरा कंडीशन लिखा, दो संपूरक कोणों में, यहाँ तक तो पहला इक्वेशन बन गया। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? बड़ा कोण छोटा, हाँ देखो, बड़ा कोण है और छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, ठीक है ना जी? बताओ जी। अब बताओ, हम कहते हैं हम तुमसे 5 साल बड़े हैं, मान लो हम 18 साल हो गए, ना 18 साल नहीं हो सकते हैं अब, तब का? चलो हो गया जी, 18 साल मान लीजिए, सपोज डेट। देखो मैथ में माना जाता है, माना कि वो मेरा या मेरी है, लेकिन होता है किसी और का, समझ रहे हो ना? ये सब चीजें होता है, ये मैथ है भैया, इसमें सपोज डेट मान सकते हैं, ठीक है जी। मान लेते हैं कि आम जगह रसगुल्ला है, आम इक्वल टू रसगुल्ला एंड रसगुल्ला इक्वल टू आम, समझ रहे हो ना? ये चीजें मानने के ऊपर होता है, मैथ है ना, समझ रहे हो ना? इसमें मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, समझ गए? तो यहाँ देखो, तो छोटा को देखो, बड़ा को हम कह तुमसे 18 साल अधिक है, तो हम कह रहे हैं हमारा एज 18 साल है, हम कहें तुम्हारा एज कितना है? 15 साल है। हम तुमसे आयु का 3 वर्ष अधिक है, तो तुम हमारे बराबरी करने के लिए अपने में 3 जोड़ोगी ना? बताओ, इसलिए कह रहा है जो बड़ा कोण है जो छोटे कोण से कितना अधिक है? तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। तो बड़ा कोण कितना है? x, और छोटा कोण कितना माने है? प्लस क्या हो जाएगा? 18। समीकरण नंबर ये ऑलरेडी बना के ये भी दे दिया। बताओ, x का फॉर्म बना के नहीं दे दिया? अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो
समीकरण 2 से है ना जी, x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में। समझ जी, तो आइए रख लेते हैं। x प्लस y बराबर क्या है? 180। x के जगह पे टोटल मटेरियल रखिए, क्या हो जाएगा? y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। एक y मिलके कहो y बराबर 180। 18 उधर भेज दो, बताओ 18 हो गया ना। चलो अब कितना होगा? 2y इक्वल टू कितना होगा? 180 में था 162। चलो 162 हो गया, तो y अंश इक्वल टू कितना होगा? 162 बटा 2। तो y बराबर कितना होगा? 2 8 और 2 का नाम 2। अब लिखेंगे y बराबर, यहाँ से क्या आएंगे? यहाँ पे तो एक y मिलके कब y? 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 162। y बराबर कितना हो गया? चलो 162 बटा, हाँ नहीं नीचे लिया के बैठा के लिखिएगा, ठीक है ना। y बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, y बराबर कितना हो गया? 81। अब क्या करेंगे? y बराबर 81 समीकरण नंबर किस में रखेंगे? y बराबर 81 समीकरण 1 में, सॉरी 2 में ना जी, 2 में रखने पर। अरे भैया हमारा इंग्लिश सुन के लोग पगला जा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? वाई बराबर कैसे समीकरण 2 में रखने पर। पहले बाबू जो बोले उसका मतलब समझ गया होता तो तुम कमेंटे नहीं किया होता। पहले तो भैया जितना इंग्लिश बोले पहले उसका जाकर ट्रांसलेशन करके सुनो। हो गया जी। वाई बराबर 81 समीकरण 2 में दुनिया को लगता है ना हम तो जमीने पे, भगवान करम जमीने पे हमेशा रहे। समझ जी, जमीन पे जो लोग रहते हैं उनको प्रणाम करें हमेशा। समझ जी, यहाँ पे y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो यहाँ पे क्या रख देंगे? समीकरण 2 का यही है, तो x बराबर क्या है? y प्लस 18, तो x इक्वल टू क्या होगा? y का मान कितना है? 81 प्लस 18, x इक्वल टू कितना? 8 1 9, 8 1 9 होगा ना जी। चलो y का मान 81 और x का मान 99। अब बताओ अभिष्ट कोण कौन कौन होगा? हाँ जोड़ के देख लो। अभिष्ट 99 और 18 जोड़ दो ना, 81। अभिष्ट कोण क्या हो जाएगा? तो बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण क्या माने थे? x। क्या माने थे जी? x अंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99। चलो उसके बाद से छोटा कोण, छोटा कोण ठीक है जी, क्या माने थे? y अंश। तो y अंश का मान कितना है? 81 अंश, ठीक है जी। तो अभिष्ट कोण कौन कौन हो जाएगा? अरे उस अभिष्ट माने संख्या ये होता है कि भैया दोनों का सॉल्यूशन क्या आया है, समझ लो। इसका मतलब नहीं लिखेंगे तो बात बराबर है, लिख देंगे तो और सही रहेगा, ठीक है जी। अभिष्ट संख्या पूछा था, डब्बा बना दिए तो कौन जरूरी है? वो लिखने का था। हाँ चलो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण क्या माने थे? बड़ा कोण क्या माने थे? x अंश जी। x अंश का मान कितना निकाले हैं? 99। तो 99, और कभी भी डिग्री ये जरूर लगाइएगा। संख्या लिख दोगे 99 ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 99 संख्या हो। हाँ नहीं, यहाँ पर नहीं लगाना, ये तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जो आंसर आ रहा है ना उसको डिग्री बनाना जरूरी। ये तो अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। चलो चुप रहो। छोटा कोण क्या माने है? y अंश। तो y अंश का मान कितना आया? 81, ठीक है जी। देखो यहाँ पे अंश माने है ना, तो यहाँ पे ये तो सॉल्यूशन है, तो अंश बार बार बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। तो अभिष्ट संख्या होगा, अब देखो अभिष्ट कोण, अब अगर संख्या पूछे तो अभिष्ट संख्या लिखिए, और कोण पूछे तो अभिष्ट कोण कौन कौन आया? 99 कामा 81 अंश, ये आ गया, ठीक है जी। अंश हो गया दोनों से। भाई अहंकार से पढ़ाई नहीं हो पाता है, आपको काम निकालना है ना तो जाके दुबुक के पीछे बैठ के पढ़ लीजिए, तो टीचर वो सोचा कि हाँ बढ़ने वाला अब अकड़ हो है तेरा पढ़ाई ऐसे हो जाएगा बाबू। आप बर्तन घिसने लायक हो जाएंगे, ऐसे पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाई का मतलब होता है झुक के लीजिए, अहंकार। जब पढ़ाई आपके अंदर जाएगा ना आप खुद ही विनम्र हो जाएंगे, विनम्र, एकदम सादा निर्मल, एकदम सादा भाव में हो जाएंगे। किसी को कोई मतलब नहीं है, पढ़ाइए जाइए, मतलब कोई नहीं है, समझ जी। वही होता है सन्यासी, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं एक क्रिकेट, यहाँ पे तीसरा सवाल है ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा
कितना रुपया पेमेंट किया? 3800। बाद में उसने 3 गो फिर से बल्ला और 5 गो गेंद फिर से खरीदा तो कितना रुपया पेमेंट किया? 1750। यानी 2 गो पेमेंट हुआ है तो 2 गो समीकरण बनेगा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करना है? मूल्य ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना था उसी को मानते हैं। ठीक है जी। तो फिर तो हमको लबड़िया दे रहा है। चलो यहाँ बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा? मान लेंगे 100 रुपया मान सकते हैं। 100 रुपया मान लिया हमने। ठीक है जी। गेंद का मूल्य क्या मान लिए? वाई। ठीक है ना जी। अब बल्ले का मूल्य है। अब बल्ले का मूल्य है, इसी प्रकार का 3 गो बल्ला खरीदिए। हम कह दिए एक बल्ला का मूल्य 5 रुपया। मान लो खिलौना वाला कौन बल्ला है छोटे बच्चों के लिए, एक बल्ले का मूल्य 5 रुपया, तो 10 गो बल्ले का कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो 10 गो बल्ला है, नंबर ऑफ बैट है, आई क्या है? रुपया है। ये प्रत्येक बल्ले का एक प्राइस है 5 रुपये, 5 दाम है 50। तो हम क्या कर लेंगे? वही चीज क्या है यहाँ पे, प्रथम शर्त अनुसार मूल्य में और जितना बल्ला खरीदा उसमें गुणा करेंगे। तो 7 में x का गुणा करें कितना हो जाएगा? 7x। और 6 में y का गुणा करें कितना होगा? 6y। आप देखिए सवालों को रटिए नहीं तो इसी पर सवाल चेंज कर देगा, तब दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है ना जी। क्यों गुणा हुआ 7 में x का, ये सब चीज जाना करिए, समझे जी। क्योंकि मूल्य में ही नंबर ऑफ बैटों की संख्या, को बैट है? 7 गो है ना, बल्ला को है, उसी को बोलते हैं बैट। 7 गो बैट है, एक गो बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 7 में गुणा करेंगे तो 7x होगा कि नहीं जी। आप प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया? ये दोनों का पेमेंट खरीद के कितना रुपया पेमेंट किया? 3800। इक्वेशन नंबर। चलो बाद में फिर से बाद में कहा उसने 3 बल्ला था 5 गो, कितना अमाउंट खरीदा? 1750। 3 बल्ला और 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750। तो समीकरण 1 से ये समीकरण नंबर बन गया 1, 2 बन गया। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से 7x प्लस, देखो समीकरण नंबर 1 है और इससे कौन सा एक वेरिएबल का मान निकालते हैं। तो 7x और 6y उधर गया तो कितना हुआ? माइनस। अब 7 जाके कहाँ बैठेगा? नीचे। पूरा एकदम बढ़िया से बैठाएंगे उसको। ठीक है ना। उसके बाद आपको आना है कहाँ? यहाँ पे। ठीक है ना जी। तो समीकरण 3 से ध्यान रखो, ये समीकरण 3 है, 1 2 3। ठीक है जी। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखना। 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750। अब देखो यहाँ पे रखेंगे 3, x का मान टोटल मटेरियल रखेंगे, टोटल ही रखेंगे। क्या है? 3800 माइनस 6y बटा प्लस 5y। इधर क्या है? 1750। 3 का दोनों में गुणा होगा, तो 3 का 3800 में गुणा करेंगे तो 11400 बन जाएगा। ठीक है जी। 3 छके 18 बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इससे हटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। 7 पचे, अब फिर से पूरा बढ़ जाएगा। साइंस में पढ़ने आई हो। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 11400 माइनस 3 छके बट्टा आई हो जाएगा 35y बन गया। तब देखो 7 में 5 का गुणा करते बट्टा दोनों का बढ़ कर लेगा, यहाँ तक चला गया। पहले बट्टा कहाँ था? यहाँ तक। और 7 जैसे 35 का गुणा 5 का गुणा करें तो यहाँ तक चला जाएगा। तो हो गया 1400 माइनस 18y प्लस 35y। अब देखो 18y में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 17y। 35 में से 18 घटाएंगे, 35 में से 18 घटाएंगे 17, और 35 का चिन्ह प्लस है इसीलिए प्लस 17। ये तो रहबे करेगा। 7 का गुणा कर लेंगे। 7 पचे 7 शून्य 0, 7 पचे 35 का 5, 7 7 49, 3 52 का 2, और 7 का 9 7 7 5 12250 बनेगा ना जी। अब 11400 उधर लेके जाएंगे, 12500 में से इधर घटाएंगे, ये वाला पूरा मटेरियल उधर है, इधर प्लस है, उधर जगह क्या होगा? 12250 में 11400 घटाओ तो 850 रुपये बचेगा। घटा के देख लेना। अब 17 जाकर नीचे बढ़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 850 को हम लिख सकते हैं 85 गुणे 10 लिख सकते हैं जी, अब बट्टा 17। अब देखो 17 से 85 हमने काट दिया कवर में, अब 5 दाम में 50 बन गया। सही है। वाई बराबर 50 समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे, जो बना है। ठीक है जी। तो देखो समीकरण होते वाई बराबर 50 समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर समीकरण नंबर 3 क्या है? 3800 माइनस 6y बटा 7। 3800 माइनस 6 गुणे y का मान 50 है बट्टा 7। 6 पचे 300, 3800 में 300 घटाओ 3500, और 7 पचे तो कितना आ जाएगा? 500। चलो तो बल्ले का मूल्य हमने क्या माने थे? 100 रुपया। तो बल्ले का मूल्य x का मान कितना है? 500, तो 500 रुपया हो गया। बताओ गेंद का मूल्य कितना माने थे? y का मान कितना निकला है? 50, तो 50 रुपया हो गया। बताओ तो बल्ले का मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया, और गेंद का मूल्य कितना हो गया? अब चेक करना है आपको आंसर, तो क्या करिए इसमें रख के देख लीजिए। 7 गुणे 7x, x का मान कितना दिया है? 500, प्लस 6 y का मान कितना दिया है? 50 बराबर इधर कितना है? 3800। चलो 7 पचे 3500, प्लस 6 पचे 300,
इधर कितना होगा, इधर 3800 बराबर 3800 आ गया। 3500 रुपये में 300 रुपये जोड़ोगे क्या होगा 3800, और उधर भी 3800 रुपया हो जाएगा। दोनों समीकरण इक्वल होगा। आपका हमेशा एग्जाम में जरूर चेक करिएगा टाइम निकाल के, नहीं चेक करोगे फिर से जाओगे घर खुश होके और रिजल्ट आएगा तो दुखी हो जाएगा। हाँ एक्स में 7 से क्यों गुणा किए हैं, यहाँ पे एक्स का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है। को बल्ला आप बताओ, तुम गए मार्केट में खरीदने गए कि भैया एगो आम का मूल्य 10 रुपया है, तो 10 गो आम का मूल्य को होगा 100 रुपया होगा ना। एगो आम का मूल्य 10 रुपया है, एगो मूल्य का, तो को आम खरीदना है तुमको, तो एगो प्रति मूल्य में 10 का क्या करोगे, गुना कर दोगे, तो 10 दाम में कितना हुआ, तो एगो बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपया। ऐसे ही 7 गो बल्ला है, तो कब 7 में x का गुणा होगा, तो इसे बन गया 7x। एगो गेंद का मूल्य को रुपया है, y रुपया है, तो कौ होगा 6 गो गेंद का मूल्य क्या होगा 6y। अब पूरा पेमेंटवा कर दिया कितना रुपया, वो हमको पता थोड़ा ना, वो तो मान लिया हम, ठीक है जी। तो जो रुपया में नंबर ऑफ बैट का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, रुपया में नंबर ऑफ गेंदों के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और दोनों का पेमेंट जोड़ के कर देंगे 3800 रुपया, ठीक है जी। उस पर भी यहीं पे वो भी हुआ है। 6y इधर गया 3800 माइनस 6y होगा, इधर इसका साइन क्या है, इधर आएगा तो क्या होगा, और 7 आके नीचे बैठ जाएगा, पूरा बैठेगा, ये नहीं कि खाली इसके नीचे बैठा देना। अभी पूरा मटेरियल उठा के किस में रख दो, 1 में रख दो, किस में रखे हैं 2 में ना, 1 से निकाले हैं, किस में रख दिए हैं 2 में, तो 2 में रखे हैं, तो इसके बाद आपको आना चाहिए सॉल्यूशन। एक को पॉइंट काटे नहीं है, सब सारा पॉइंट बताया गया है, इसलिए हमारा साल इसी प्रकार का। देखो एक नगर में, नगर जनबे करते हो गांव, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब बताओ, हम यहाँ पे देखो ए और बी, मान लीजिए एक नगर है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक किराया हमारा फिक्स है, इतना रुपया लगेगा। जैसे हम कसिया जाएंगे तो फिक्स है 10 रुपया लगेगा। अब कसिया से हम कुशीनगर जाएंगे तो पैसा जुड़ेगा, अब वो फिक्स नहीं है, वो अतिरिक्त है, क्योंकि हम तो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हम ऑटो पकड़ के जाएंगे तो पैसा जुड़ेगा, ठीक है जी। मान लो यहाँ से साको पर हम कसिया गए तो 10 रुपया फिक्स है, 10 रुपया नियत भाड़ा हो गया। नियत मन होता है फिक्स, जो हम अब फिक्स रहता है हमेशा से, सब टैक्सी वाले वही प्राइस लेंगे, ठीक है जी। लेकिन कसिया पहुँचने के बाद आपको तेजी हो रहा है कुशीनगर जाने के लिए, तो आप वहाँ से फिर से बैठ के कहे भैया कुशीनगर छोड़ दो, तो ई वाला पैसा और कसिया से कुशीनगर गए, तो दोनों पैसा जोड़ के तब ना पूरा पेमेंट करोगे, बताओ। तो नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया 100 रुपया, क्या मान लिया 100 रुपया, और अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा। जैसे हम यहाँ से यहाँ चलेगा तो 10, ये तो लगभग करेगा, भाड़ा फिक्स है 10 रुपया 20 रुपया, लेकिन कौन है उतना नहीं पता हमको। लेकिन यहाँ से हम फिर हमको यहाँ जाना हो तो ये अतिरिक्त भाड़ा हो गया, तो ई वाला हाई वाला भाड़ा और ये वाला भाड़ा दोनों जुड़ेगा, दोनों जोड़ के कौन पे पेमेंट किया, कितना रुपया पेमेंट किया जी 105 रुपया। लेकिन वो पता नहीं है कि इतना वाला का कितना प्राइस हुआ, इतना वाला का कितना प्राइस हुआ, ठीक है जी। तो अतिरिक्त भाड़ा समझ गया ना, बोलो। तो यहाँ माना नियत फिक्स, नियत मन होता है फिक्स भाड़ा 100 रुपया है, और उसके फिक्स भाड़ा के अतिरिक्त हमको और दूरी चले तो क्या हो गया एक्स्ट्रा भाड़ा, तो उसमें y रुपया जुड़ जाएगा। तो प्रथम शर्तानुसार नियत भाड़ा जो फिक्स है x, और अतिरिक्त पे कितना रुपया लग रहा है, देखो हाँ y रुपया हो गया। अब देखो वहां पे अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया था, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। मान लो हम यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ गए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना रुपया लग रहा है 105 रुपया था। नियत भाड़ा जो पहले से फिक्स था, और वहाँ फिक्स के अतिरिक्त जो हम भाड़ा चले दोनों रुपया जोड़ के 105 के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 10 वाई इसलिए क्योंकि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। देखो अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। 1 किलोमीटर तो पहले चला था जो नियत दूरी था, और फिर से 10 किलोमीटर और चला तो कितना रुपया लग गया 105 रुपया। अगर 10 किलोमीटर नहीं चलता तो रुपया कम हो जाता, ठीक है जी। तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, नियत दूरी से लेके 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है, ठीक है जी। तो उसका पैसा जोड़ के पूरा कितना रुपया लगा है, तो नियत भाड़ा x माने थे और अतिरिक्त भाड़ा y है, तो y में 10 का गुणा करेंगे ना, रुपया हुआ में 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 10 किलोमीटर का क रुपया, तो 10 y होगा कि नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 105। दोनों को जोड़ के पैसा पेमेंट करोगे ना 105 रुपया रिक्शे वाले को, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगर पहला समझ गए तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा, समझ रहे हो जी। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे से मान लीजिए नियत भाड़ा 100 रुपया है। अब यहाँ से हमको नहीं जरूरी, हमको और आगे जाना है,
तो हई वाला रुपया तो हमको फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तो 10 रुपया है। अब वहाँ पे जाने के बाद तुम और कर भैया थोड़ा और आगवा कर दो, तो कहेगा भैया और पैसा दे दो, कहेगा कि नहीं बताओ? वैसे लेकर तो जाएगा नहीं। इसलिए यहाँ से तुमने अतिरिक्त चला तो अतिरिक्त का भाड़ा जुड़ेगा, ये अतिरिक्त हो गया वाई और नियत हो गया फिक्स। तो अतिरिक्त के लिए फिर से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तब जाके 105 रुपये पेमेंट किया है। समझ रही? इसलिए वाई में किससे गुणा हुआ है? 10 का। 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 रुपये। 10 में वाई का 1 किलोमीटर गुणा करेंगे ना, तो 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 105 रुपया। ठीक है जी। द्वितीय शर्त वही वाला करना। अब यहाँ तक हो गया हमारा खत्म। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया हो गया। फिर से नियत भाड़ा, दूसरी स्थिति में नियत भाड़ा 100 रुपया है, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया? 15 वाई। देखो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगा? 155 रुपया। तो नियत भाड़ा प्लस 15 वाई इक्वस टू 155 रुपया। बताओ, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 और 2 बन गया ना। अब समीकरण 1 से यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो समीकरण 1 से x प्लस 10 वाई इक्वस टू कितना है? 105। यहाँ से x का मान निकाले तो 10 वाई इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 10 वाई। समीकरण नंबर 3। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे समीकरण x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x प्लस 5 वाई बराबर 155 है समीकरण नंबर 2 ना। तो रखिए यहाँ पे 105 माइनस 10 वाई या प्लस 15 वाई इक्वस टू, अब 105 10 वाई में से 15 वाई में से 10 वाई घटाएंगे तो कितना वाई? क्योंकि 15 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए प्लस 5 वाई बराबर 155। 105 उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर इसका साइन क्या है? प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 155 में से 105 रुपया घटाओ, कौन पे बचेगा? 50 रुपया। अब 5 से जाकर नीचे बढ़ जाएगा तो 5 दाम है। ये हो गया वाई का मान। ठीक है ना जी। उसके बाद करा वाई बराबर 10 समीकरण नंबर x का भी मान निकाल लें। ये हमारा कौन भाड़ा हो गया? अतिरिक्त वाला। वाई का मान हो रहा है 10 दाम में कितना हो गया? 100 रुपया अतिरिक्त भाड़ा दे दिया है। ठीक है जी। अब वाई का मान जो निकलेगा, x का मान वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 हमारा यहाँ पे है, एक बार लिख लीजिए। x बराबर 105 माइनस 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई का मान कितना है? 10 दाम है। 105 में 100 घटाओ कितना हो गया? यानी नियत भाड़ा हमारा कितना था? 5 रुपया। यहाँ से जाने बाद फिर से कर रहे हैं, वो उसका प्रयोग कितना था? 50 रुपया। ठीक है जी। अब 50 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? हाँ 10 किलोमीटर था। हाँ 1 किलोमीटर का 50 रुपया होगा। 10 गुणे 5 कितना हो गया? 50 ना जी। कितना हुआ? अच्छा हाँ 10 गुणे कितना हो गया? 5 है ना। 10 वाई है ना जी। 10 गुणे 5 होगा, है ना। 10 किलोमीटर चला अभी 10। हाँ 10, हाँ 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100 ना। और 100 रुपया 5 रुपया कितना हो जाएगा? 55 रुपया होगा। 155 रुपया। अच्छा हाँ 105 रुपया। कितना? 105 रुपया पेमेंट किया ना। चलो, तो समीकरण नंबर वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो 105 माइनस कितना आ गया? x का मान 5 और y का मान 10। तो जब इसमें रखेंगे तो देखो ऑटोमेटिक 105 रुपया हो जाएगा। हो गया ना जी। लेकिन आगे देखो वहां तक क्या कह रहा है, आगे में क्या कह रहा है कि यहाँ तक तो हो गया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा क्या हो गया? 10। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा? हाँ नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अब बताओ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? अब बताओ 15 किलोमीटर चल रहे थे, कहाँ गए? 10 किलोमीटर तो x प्लस 10 कर रहे थे 10 वाई। 15 किलोमीटर चल रहे थे x प्लस 15 वाई। तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा नियत भाड़ा में 25 किलोमीटर और जोड़ दो। तो 25 किलोमीटर के यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा? x प्लस 25 वाई। x का मान कितना है हमारा? 5। अब 25 गुणे 5 अब प्लस 25 गुणे कितना हो गया? 10। 5 प्लस 25 दाम है 250 होगा ना जी। और 250 5 जोड़ कितना होगा? 255 रुपया। 25 इसलिए आया है क्योंकि 25 किलोमीटर फिर से यात्रा एक्स्ट्रा कर रहा है, समझ जी। तो x प्लस 25 वाई, जैसे 10 किलोमीटर यहाँ एक्स्ट्रा कितना था भाड़ा? 10 किलोमीटर ना, तो x प्लस 10 वाई कर रहे थे। वहाँ 15 किलोमीटर था तो x प्लस 15 वाई कर रहे थे। तो 25 किलोमीटर का पूछेगा तो x प्लस 25 वाई कर देंगे। x वाई का मान रखा हुआ है, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भाड़ा? 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा फिर से चलेगा, कितना भाड़ा निकल जाएगा उसका? 250। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्लास 8 का भी है, इस बार बोर्ड का पेपर में भी अगर ये लगा लेंगे तो आप लोग का बोर्ड का पेपर वाला क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, जस्ट वो लगाना है आप लोग को, ठीक है ना जी। ओए रख दो, ओए रख दो, पागल जैसे हरकत काहे करती हो।
यहाँ पे क्या करा, पिछले बार भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, क्या नंबर में, 4 या 6 नंबर में पूछा होगा। आप लोग जाके देख सकते हैं 2023 वाले में, 2024 में आप लोग देंगे ना, 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 4 नंबर का। तो ध्यान से देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो अब भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं ये तो जानना जरूरी है। भिन्न कैसे कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। समझ गई, तो पहले भिन्न समझ लेंगे। पहले मान लेंगे, माना भिन्न पूछ रहा है ना तो वही मानेंगे, जो पूछता है वही मानते हैं। माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, ये मान लिया हमने क्योंकि वही पूछ रहा है। तो यानी अंश बराबर कितना हो गया, x और हर बराबर y, इन माने जी। तो हमारा भिन्न का फार्मूला क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश ऊपर होता है ना, बोलो, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी, अंश बटा हर के जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है उसी को बोलते हैं भिन्न। ठीक है जी, तो भिन्न हमारा हो जाएगा, तो भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, भिन्न इक्वल टू, अब मान लेंगे अंश बराबर कितना माने थे x और हर बराबर कितना हो गया, ये भिन्न हमारा हो गया। ठीक है जी, भिन्न बराबर x बटा y हो गया ना। अब प्रथम कंडीशन के अनुसार, प्रथम जो शर्त दिया है, क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, ये ना जी, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है जी, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए। तो प्रथम शर्त क्या रहा, ये भिन्न है x बटा y, इसमें कह रहा है अंश में भी 2 रुपए जोड़ दीजिए और हर में भी 2 रुपए जोड़ दीजिए। तो जब 2 रुपए जोड़ेंगे तो बंटवारा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बताओ जी, हम कहे हैं 5/2 में ऊपर नीचे 2 जोड़ दो तो हो जाता है 7/4। बताओ जी, 5/2 में 2 ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में जोड़ देते क्या हो जाता है, 7/4। यानी इन दोनों का सॉल्यूशन 7/4 के क्या होगा, इक्वल होगा। बताओ जी, होगा ना। तो कह रहा अंश बटा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दिए और हर में भी, तो कितना हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। जैसे 5/2 में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 4/2, तो 5+2 + 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं ना जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करते हैं, ब्रज गुणा करेंगे। ये आप लोग का तीरा, आप लोग के एग्जाम में नहीं बनाना है, यहाँ बना रहा है। ठीक है ना जी। तो 11 में x का गुणा करेंगे, यहाँ डायरेक्ट थोड़ा कर रहा है, 11 दूना 22। 9 में y का गुणा करेंगे, 9y और 9 दूना 18। बताओ, अब इसका ax + by के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11x और माइनस 9y और प्लस 22, आइए हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना होगा, -18। इधर क्या हो गया, 0। 11x माइनस 9y, अभी आएंगे ना तो मार के मुंह तोड़ देंगे, ज्यादा नौटंकी बनाने आती हो। क्यों नोट करती हो, बाद में कभी समझ में नहीं आता है। यहाँ 22 में से 18 का टाइम कितना होगा, 4 इक्वल टू 0। इसको फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 11x दिख रहा है जी वीडियो में, बराबर -4, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बताओ, फिर से यहां तक हो गया हमारा, इक्वेशन ए को मिल गया हमको। फिर से करा, यदि फिर से पुनः कह रहा है, फिर से कह रहा है अंश और हर में कितना आप जोड़ दिया जाए, फिर से वैसे ही करना है द्वितीय शर्त के अनुसार। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या होता है, अंश बटा हर बना लीजिए पहले भिन्न। अब क्या करो, अब कितना करने के लिए कह रहा है, 3 जोड़, तो ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए और नीचे भी 3 जोड़ दिए। कितना हो जा रहा है 3 जोड़ने पर, 5/6। बोलो, बताओ, कोई डाउट है जी यहाँ तक। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर और इसका इधर। 6 में x का गुणा करेंगे, 6 और 6 3 18। हाँ, कैसे जोड़ दे रहा हूं तो 5/6 आ जा रहा है, तुम बताइए।
अरे बाबू उसमें दिया हुआ है, कह रहा 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। अभी समझाया जस्ट। 7 कह रहा है 7/2 कोई भी नहीं कह रहा है। अंश और हर में दोनों में जोड़ने पर क्या हो जा रहा है? 9/4 हो जा रहा है। तो दोनों को जोड़ के बराबर कर सकते हैं कि 9/4 के बराबर? बताओ कर सकते हैं कि नहीं जी? तो जोड़ रहा तो हो रहा है ना, तो उसमें कहाँ x+3 किया है? अरे बाबू कह रहा है उसमें देखो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। 3 जोड़ दिए तो जब जैसे जोड़ दिया जाए तो क्या हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है, यानी बराबर इसके हो जा रहा है 5/6 के। उसका कहने मतलब ये है, ठीक है जी। जब जैसे ही इसको 5/3 दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है, समझे जी। अगर नहीं जोड़ने तो नहीं कुछ होता है। कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि भैया हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा 3/4 हो जाता है, यानी हर में खाली 1 कभी कभी जोड़ने के लिए आता है। कभी कहेगा सॉरी अंश में, कभी कभी कहेगा अंश में 1 जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो 3/4 हो जाता था। कभी कभी कहेगा हर में 2 को जोड़ने पर 3/4 हो जाता है। जिसमें जोड़ने के कहेगा जितना कहेगा हो जाए, उसके बाद जो भिन्न आता है उसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना जी। बताओ तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे 5 तिहाई अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 में y का गुणा करेंगे कितना होगा? ठीक है जी। अब 5 तिहाई 15। बोलो ये क्लास 8 में एकदम सिंपल इसी तरह सवाल दिया है, ठीक है ना जी। 6x अब 5y माइनस 5y अब प्लस 15 और माइनस इधर लेते जाओ 18। तो 6x माइनस 5y अब 15 में से 18, 18 में से 15 गए, 15 में से 18 घटाएंगे, 18 में से 15 घटाएंगे कितना होगा? -3। समीकरण नंबर 2। दोनों रेखीय समीकरण बन गया x + by + c के रूप में। बताओ ax + by + c के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है जी। 2 इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है आपका, इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। अब क्या करते हैं? इसको प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीखे ना, भी विलोपन तो सीखे नहीं हो, इसीलिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हाँ जो विधि अपना रहे हैं वो लिख लीजिए, समझ जी। विधि से 2 लाइन लिख लेंगे तो आप लोग का पेन के स्याही खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से 2 को समीकरण मिला है। समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण, कई बच्चे पूरा नहीं लिख रहा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? किसका मान निकालेंगे? x का ना। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो रहा है? -4। तो 11x बराबर -4 आई हो जाएगा तो प्लस 9y। बताओ अब 11 जाके कहाँ बैठेगा? नीचे। तो -4y 4 और प्लस 9y नीचे क्या हो जाएगा? 11। अब इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3rd, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे? x का मान यहां से दिख रहा है ना जी। x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। बताओ x का जो भी मान आया है, या समीकरण 3 से x का मान ये भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर? 2 में रखने पर। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं। हो गया जी। तो x बराबर इतना रखिए, कहाँ है? समीकरण नंबर 2, यही नहीं जी। चलो 6x माइनस 5y बराबर -3। चलो एक बार रख लेते हैं। तो 6x का मान रखने जा रहा है टोटल, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है जी। कई गो ब्रैकेट बच्चे ऊपर और कई गो नीचे, ठीक है जी। हमको तो ऐसे लगता है उसका पैरवा मुड़िया पे है, एगो पैरवा नीचे है। बताओ तुम इमेजिन करो इंसान कैसा दिखता होगा। एगो पैर मुड़ी पे चढ़ जाए, एगो पैर नीचे रहे तो कैसा दिखेगा? अरे बाबू कम से कम इसका स्ट्रक्चर याद रखो। ये पता कि भैया कैसे बाल झाड़ना है, ये पता है कैसे मेहंदी लगाएंगे तो सुंदर दिखेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि मैथों को सजाएंगे तो कैसा लगेगा। उसको बकलोल बना दे रहे हो, जब तुम्हारा बकलोल को सही बनाने के लिए चक्कर लगाता है। बताओ इसको टेढ़ा कर देते हो। बताओ कभी जिंदगी में ऐसा ब्रैकेट देखे हो? इन बहुत सारे बच्चों को हम टेस्ट दिए हैं और देख लेते हैं इसे ब्रैकेट बनाता हुआ, ठीक है जी। कई बच्चे 2/2 + 5 पूरा ब्रैकेट है तो आधे ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं। बाबू एक एक लाइनवा का मतलब होता है, एक बिंदिया का मतलब होता है। यही बिंदी टीका लगाते हैं ना, उसका भी मतलब होता है, काहे लगाया जाता है। और रेड कलर वाला गोल का, समझ रहा हूँ, वो भी उसका भी मतलब होता है, समझ रहा हूँ ना जी। इसलिए मैथ में भी एक पॉइंट का मतलब होता है। आगे जाएंगे पढ़ेंगे ना कोडिंग में, तो एक वही डटवा छूट जाएगा ना तो आपका एक भी प्रोग्राम रन नहीं करा। मोबाइल जो बना है ना, इस एक डट भी नहीं से बना है, एगो रन नहीं करेगा तो बाबू आप खत्म।
आपका प्रोग्राम एरर बता देगा। इसीलिए एक बिंदु, एक डैश लाइन, एक क्वेश्चन मार्क, एक स्लैश लाइन, जो भी सबका मतलब होता है, इसका मजाक ना उड़ाए। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, जैसे इसका रूप धारा है, वैसे बनाइए आप लोग, लिखिए। नहीं बनाएंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चीजें वही समझते हैं जो सुव्यवस्थित होती है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है सब बकलोल जैसे लिख देंगे सब। साइंस का डेफिनेशन पता है? सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन सुव्यवस्थित, सुसंगठित अपने शरीर को बना रहे हैं सब, पढ़ैया को नहीं बनाते हैं सब। हम अपना चिकन चाकन बढ़िया से नजर आए। बड़ा से मैथ का क्वेश्चन कौन सा टेढ़ा बन जाए। कोई को क्वेश्चन -4 आप प्लस कितना है 9 भाई, अब बट्टा क्या है, कितना है जी 11, अब -5 भाई। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ऊपर लिख देते हैं -5 भाई। बाबू इसके सामने ही लिखना है, बट्टा के जस्ट सामने लिखा जाता है 5 भाई बराबर -3। अब देखो 11 से 6 कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, गुणा है इसके। 6 चौको -24, आप बोलो 6 9 54, बताओ और नीचे क्या हो जाएगा 11। फिर से इसके नीचे 5 भाई, इसके सामने ही लिखेंगे -3, -24 प्लस 54 वाई, 11 पचे -55 वाई, और फिर से बट्टा पूरा नीचे पकड़ लेगा। पहले बट्टा यहाँ आता था, अब बट्टा कहाँ चला गया, क्योंकि हमने 11 में 5 का गुणा कर दिया। ठीक है ना जी, बराबर कितना होगा -3। अब देखो -24, 54 में से 55 कि 55 में से 54, तो 55 का चिन्ह माइनस है, इसीलिए माइनस वाई आएगा। बताओ 11 तिया -33, बताओ तो -y बराबर -33 आई जाएगा, तो कितना होगा +24। बताओ तो -y बराबर 33 से 24 हटाओ, कितना होगा -9 होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल। आप लोग को एग्जाम में यहाँ काटना नहीं है, तो काटोगे तो यहाँ पर प्लस का साइन बन जाता है, इसलिए काटना है। y बराबर क्या लिख देना है 9, ये y बराबर 9 हो गया। ठीक है जी, अब लिखेंगे y बराबर 9 किस में रखेंगे, y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर। बताओ y का मान निकल गया ना, एक वेरिएबल का मान निकाल लिया हमने, दूसरा वेरिएबल मान निकालने के लिए हमको किस में रखना पड़ेगा, किसमें जी, जो हम पहले से फॉर्म बना के रखे हैं वो उसी में रख देंगे। ठीक है ना जी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 9 भाई। एक बार बताएं कि आप लोग उठा के लिख ली, यही सब स्टेप हमारा बढ़ जाता है। ठीक है ना जी, तो इसको आप लोग काट सकते हैं, आपके पास ज्यादा बुद्धि होगा तो काट दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए अगर टाइम कम रहेगा तो। ठीक है ना जी, बट्टा 11। लेकिन यहाँ पे मान लो सारे बच्चों को पढ़ाना है ना, लोअर मिडिल और हायर क्लास के जो भी मीडियम क्लास के बच्चे हैं सबको लेकर चलना है। ठीक है ना जी, इसे थोड़ा सॉल्यूशन लंबा हो जाता है। तो -4 प्लस 9 और गुणे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह 9 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 11। x इक्वल टू -4 अपना 9 बट्टा 11। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से एक फिर से लाइन हमने खींच दिया। अब ऐसे ही आप लोग इसी टेस्ट में ना कोई बच्चा ऐसे ही फिर से लाइन खींचेंगे सब, नहीं जी, होशियार हो ना। हाँ ऐसे ही करते रहना, बहुत बढ़िया तुम लोग को नाम करोगे तुम लोग हमारा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 81 में 4 गया जी 77 बटा 11। 11 जैसे -77 करेंगे तो -77 माने क्या हो जाएगा -7, तो ये गलत हो जाएगा, यही काट देगा। ये को माइनस का बहुत मतलब होता है। ठीक है जी, पैसा लेते हो 7 रुपया कि -7 रुपया, नहीं होता 101 रुपया, माइनस में कौन लेता है, नहीं लेता है, तब कहाँ समझ रहे हो ना जी। इसीलिए आप लोग को माइनस प्लस का मतलब समझिए। तो 11 77 हो जाएगा जी, तो x इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 11 में 77 से भाग करने कितना हो जाएगा 7, भाग करके दिखाएं तब ठीक है। चलो इतना काबिल बना दिए। चलो उसके बाद भिन्न बराबर, भिन्न पूछ रहा ना, तो भिन्न बराबर क्या माने थे x बटा y। x का मान हमने कितना निकाला 7, y का मान कितना निकाला 9, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना जी, बताओ इसमें कहीं डाउट है जी। हाँ, अब आप लोग को इसका में जो पिछले बार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन वो आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग खुद लगाएंगे वो सवाल।
2023 में आप लोग को ताजे ताजे क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर का, आप लोग के सामने पेपर है ये है, ठीक है जी। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा उल्ट पीछे दे दिया है, जैसे उसमें कर रहा दूध जोड़ने के बाद इतना हो जा रहा था ना, कभी वो भिनवा आगे दे देगा, ये वाला बाद में दे देगा। बस सेंस इसका समझिए, इस क्वेश्चन कैसे पूछता है। वैसे ही कर एक भिन्न 1/3 हो जाता है, देखो वो वाला पोर्शन में आगे कर दिया, कब, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो फिर से वही काम करना है, अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x बटा y। अब अंश बटा हर नहीं लिखना हमको, चलो वो तो बस समझाने के लिए लिखे थे आप लोग को। तो x बटा y हो गया। तो प्रथम के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, कह रहा है अंश में 1 घटा है, खाली अंश में घटाने के लिए कह रहा है, हर को ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमारा भिन्न क्या है, x बटा y। देखो खाली कह रहा है उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाता है। देखो उल्टा लिख दिया, ये वाला पोर्शन पहले लिख दिया जाए, ये वाला पोर्शन पहले लिख दिया जाए, ये वाला पोर्शन बाद में हटा दिया तो बात बराबर है। अब वही वाला पोर्शन पहले लिख दिया है, ये वाला पोर्शन आगे लिख दिया है, ठीक है जी। तो उसका मतलब है यहाँ तक एक समीकरण है, आप उसमें कैटेगराइज करिए, यहाँ तक एक समीकरण है। फिर से देखो 1/4 हो जाता है कब, जब 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। पहले क्या करें, 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश में 1 घटा, खाली अंश में 1 घटा दिया जाता है। हर को कुछ कही नहीं रहा है तो छोड़ देंगे, हर को कितना आ जाता है 1/3। बताओ खाली अंश को में कितना बरस गुणा करिए, 3 में x का गुणा करेंगे कितना होगा, 3x और -3 का नाम और y का नाम y, समीकरण नंबर 1। बताओ उसके बाद द्वितीय वाला क्या कर रहा है, 1/4 हो जाता है कब, कब जी यहाँ देखो अंश में कह रहा था घटाने के लिए, तो अंश को में हम खाली घटाए थे, हर को छोड़ दिए थे। अब यहाँ कर रहा हर में 8 जोड़ना है, तो खाली हर में 8 जोड़ना है, अंश को छोड़ देना है। बराबर कितना हो जाता है 1/4। 4 में x का गुणा करेंगे 4x बराबर y प्लस 8, 1 का गुणा होगा तो 4x इक्वल टू -y, इधर कर दो 8, समीकरण नंबर 2। यहाँ से तो आप महारथ यही है, दोनों को हल करके x y का मान निकालिए और उसके बाद क्या करिए, भिन्न में रख दीजिए x बटा y। बताओ x का मान कितना आया जी, x का मान कितना आया, हल करने पे x का मान कितना आएगा 5, y का मान कितना आया 12, तो भिन्न क्या बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस 4 नंबर का सवाल पूछ दिया। इस प्रकार के आप लोग सवाल कराए थे, कौन वाला जी, हाँ आफ्ताब वाला, आफ्ताब और उसकी पुत्री। बस इसमें जैकब और उसका पुत्र आ गया, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना जी। देखो सवाल में 3.3 का, ये तीसरा का क्या है, छठवां है ना, लास्ट सवाल है। 5 वर्ष पूर्व, इसमें देखो हिंदी में लिख के नहीं दी, अंक में लिख के नहीं दिया है, हिंदी में लिख के दिया है। 5 वर्ष मैंने यहाँ पे कभी 5 बना देगा और कभी उसी चीज को लिख देगा, हिंदी में लिख देगा, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद जैकब, बताए थे आप लोग को, बाद जब आएगा, जब कभी भी बाद आएगा तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब पूर्व आएगा तो वर्तमान आयु में क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। एक बात है पश्चात, एक होता है पश्चात, पश्चात में जब कभी आए तो प्लस करेंगे। एक होता है पहले, तो पहले भी आएगा तो क्या करेंगे, माइनस। बाद में, पूर्व में, पश्चात में, पहले। पश्चात माने बाद में होता है तो जोड़ेंगे, अब पहले माने पहले होता है तो माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब बाद में प्लस होता है, पूर्व में भी माइनस होता है, ठीक है ना जी। इसमें भी कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। पहला इक्वेशन यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है जी। उसके बाद फिर से 5 वर्ष, ये 5 वर्ष का बाद वाला मामला है, अब वो 5 वर्ष के पूर्व वाला मामला है। तो पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या गुनी है, 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, समझिए जी। तो यहाँ देखो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वही मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। कभी भी उसका पिता उस अपने पुत्र से क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो देखो पिताजी बड़े हैं, 40 वर्ष के है ना, घर बढ़ाओगे, अगर इधर 7 का गुणा कर दोगे ना तो पिताजी बेटा जी बन जाएंगे, आप बेटा जी पिताजी बन जाएंगे। बड़े नजर आ रहे हैं तो जाने मामला गड़बड़ किए हो, ठीक है जी। इसीलिए एक बार क्या करिए, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद कह रहा है पहला इक्वेशन ये 5 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान आयु है, ये क्या है, पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु है। अब बताइए आपके पिताजी के, मान लीजिए आपके पिता से इस समय 45 साल है, इस समय क्या है 2023 में 45 साल है,
तो बाद में 2025 में कितने साल होंगे? 2 साल बढ़ेंगे ना, तब 45 वर्तमान आयु था, इसमें जोड़ देंगे कौ साल जी? 2 साल। 23 में 2 साल जोड़ेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा ना। ऐसे ही कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 47 साल। वर्तमान आयु में ही 2 जोड़ा जाता है, ठीक है ना जी। तो इसमें भी वही कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? वर्तमान आयु में से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है, तो वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे। वर्तमान आयु कितना था? x, उसमें 5 हम जोड़ देंगे। फिर से पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y + 5। अगर पिताजी की आयु बढ़ा होगा तो पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगा नहीं जी, कि पुत्र ग्रोथ नहीं करेगा? करेगा ना। जैसे जैसे पिताजी बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे पुत्र नौजवान होते रहता है। जैसे जैसे माँ बूढ़ी होती जाती है वैसे वैसे बेटी बढ़ती जाती है, समझ रहे हो जी। यानी वो बुढ़ौती की तरफ जाते हैं, अब नौजवान होते हैं, ठीक है ना। इसी वर्ष होता है, जब वो बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद से क्या कर रहा है, अब यहाँ पे दोनों के 5 वर्ष के बाद वाला मामला पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद, समझे जी। अगर मान लीजिए पिताजी, हाँ, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की, मान लीजिए अगर लड़का 20 साल का हो रहा है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 साल। 20 तिहाई कितना हो जाएगा? तो जब लड़का 20 साल का होगा तो उसके पिताजी कौ साल के होंगे? 60 साल के, समझ लें जी। तो वही चीज कर रहा है। तो x + 5 ये हमारा क्या है? जैकब है। ये हमारा क्या है? उसका पुत्र है। तो पुत्र तो ऐसे ही छोटा है, बताओ। तो उसके अगर दोनों का एजवा बराबर करने के लिए बताइए, आप हैं 20 साल के, आप हैं 20 साल के, आपके पिताजी हैं 60 वर्ष के, तो अपने पिता की आयु का बराबर करने के लिए किधर गुणा करोगे? इधर ही ना गुणा करेंगे कि हम अपने पिता के बराबर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया अगर पिताजी के बराबर ही करना है तो अपने आयु को 3 गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 20 में ही 3 का गुणा करेंगे। इधर तो 60 ही है, अब इधर ये तुम 3 का गुणा कर लो, 60 कितना हो गए? 180 साल हो गए। कौन जीवे नहीं करेगा 180 साल? लड़का 20 साल का, पिताजी 180 साल के, कहिया पैदा किया होगा बताओ, समझ रहा हो ना जी। तो वही चीज है, इसीलिए आप लोग वो इक्वली करने के लिए मत सोचिए कि कहा पिता लड़के में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि क्यों लड़के में ही गुणा किया जा रहा है, समझ रहे हो जी। इसीलिए पिताजी लड़के में ही गुणा करेंगे तो x + 5 और 3 गुनी हो जाएगा कौन? अपने ही पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, समझ रहे जी। तो 3 में वाई पर पुत्र की आयु है, जैकब की आयु है, तो पुत्र की आयु ये हो गया। इसके बीच में हम गुणा का चिन्ह 3 से गुणा, 3 में y का गुणा करेंगे 3y या 3 × 5 = 15। अब 3y इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस इधर आएगा तो -5 को उधर भेज देंगे तो 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बाद वाला मामला खत्म हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व, तो फिर से वर्तमान आयु में से 5 वर्ष क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बताओ 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु घटेगी कि नहीं? दोनों की 5 वर्ष बाद भी दोनों की आयु बढ़ेगी, और 5 वर्ष पूर्व भी दोनों की आयु घटेगी। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो जैकब की आयु वर्तमान आयु था कितना? x वर्ष। अब 5 वर्ष पहले कितना होगा? माइनस करेंगे ना। हम मान लो इसमें 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना होंगे? 15 साल के। तो वर्तमान आयु में से 20 - 5 किए तब ना आया 15, तो इसीलिए माइनस करते हैं जब इसमें से। तो वर्तमान आयु कितना है? x - 5। अब इस पुत्र की भी आयु बढ़े पीछे हुआ होगा, ठीक है ना जी। इसलिए y - 5 ये भी कर दिया गया। अब उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कर रहा है यहाँ पे? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क गुनी है? 7 गुनी है। अब 7 गुनी यानी कि जैकब जो है 7 गुनी, यानी लड़का अगर 20 साल का है तो पिताजी कितने साल के हैं? इसका 7 गुनी करो, 2 सत्ते 140 साल, समझ रहे जी। वो आई के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया, ठीक है जी। इसीलिए हम किसमें गुणा किए हैं? अगर पिताजी लड़के को अपने पिता के बराबरी करना है तो अपने ही आयु में किसका गुणा करना पड़ेगा? 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो x - 5, तो ये हमारा जैकब है 5 वर्ष पहले वाला, ये 5 वर्ष पहले वाला उसका पुत्र है, तो इसी में गुणा कर लेंगे ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए, ठीक है जी। अगर 7 का इसमें इधर गुणा कर देते इक्वेशन बराबर नहीं होगा, ठीक है ना जी। x - 5, 7 में y का गुणा करेंगे 7y या 7 × 5 = 5। 7y को इधर लाएंगे, 5 को उधर भेज देंगे, 5 से 5 का टाइम कितना होगा? 30। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से तो आप लोग का सोल्यूशन आप लोग को आना ही चाहिए। इतना कर लिए हो, नहीं आ रहा तो जान लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, समझ ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाए? समीकरण 1 से समीकरण 2 और 1 और 2 मिल गया, तो समीकरण 1 से क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाता है? थर्ड बन जाता है। ये वाला x का मान किस में रख देते हैं? 1 से निकाल के 2 में रखते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गया ना जी। एक का उठा के इसका बॉल उठा के इसमें डाल देते हैं, इन्हें किसी का उठा के इसी में डाल दो, क्या फायदा? तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x - 7y = -30। ये आप लोग नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा जल्दीबाजी में, लेकिन सही में रखिएगा, इसलिए हम रख दे रहे हैं ताकि आप लोग को बार बार इधर ना देखना पड़े। x - 7y = -30, x का मान कितना है? 10 + 3y, -7y = -30।
7y में से 3y घटाएंगे कितना होगा माइनस, क्योंकि 7 का चिन्ह क्या है माइनस है, जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं। तो 10 उधर गया तो -30 -10 -4y इधर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा कितना -40, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, 4 ले आके नीचे बैठाएंगे तो 4 दाम में कितना होता है 40 हो गया ना। तो y का मान कितना आ गया 40, और y का मान किसी में रख दीजिए जो ऑलरेडी हम बना के रखे हैं उसी वाले समीकरण में रख देंगे। तो y बराबर 10 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, x = 10 + 3y, तो 3 × 10 = कितना हो जाएगा 30 या +10 = कितना हो जाएगा 40। ठीक है जी, तो x का मान कितना हो गया 40। अब बताओ दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, यही नहीं पूछ रहा था। तो जैकब की वर्तमान आयु कितना माने थे x वर्ष, तो x का मान कितना है 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा। बताओ यहाँ वर्ष लिखना अनिवार्य है, रुपया है तो रुपया में लिखिए, x वर्ष है तो वर्ष में लिखिए। ठीक है जी, जिस वे में अगर पूछेगा अगर आयु हमारा वर्ष में ही मेजरमेंट किया था, महीना है तो महीना डालिए। ठीक है जी, साल है तो साल डालिए। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है तो 40 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष माने तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो लड़का देखो 10 साल का है, उसके पिताजी कितने साल का है 40 साल का है। दिख रहा है ना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या होता है राजा होता है, लोग कहते हैं ना ये पढ़ लिख के राजा बनोगे का बाबू, वो रजबे होता है समझ जी। पूरा जिला का पैसा कलेक्ट करके, उसका नाम है कलेक्टर, और कलेक्टर में होता है इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, जितना जिला का पैसा होगा सब इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता है। ठीक है ना जी, इसीलिए लोग कोई कहे कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, कहते हैं हाँ हम राजा बनेंगे, और नहीं विश्वास है ना तो जाकर डीएम ऑफिस से मिल लीजिए, वो एगो रजवे है राजा से कम नहीं, इसीलिए उसका ऊपर उसका जो बैठने का स्थान है सबसे ऊपर, वहाँ जाके कचहरी में देख लीजिएगा समझ जी। हाँ नहीं, यहाँ रविनगर पे जहाँ पे डीएम ऑफिस है उसका बैठता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जाके सबसे ऊंचा दर्जा उसी को मिलेगा, क्योंकि राजा है बाबू समझ जी, सारा फाइल वहीं से पास होता है। ठीक है ना जी, चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, खाली 2 वर्ष पहले पिता की उम्र 2 वर्ष पहले, यहाँ 2 वर्ष बाद इसमें छुपा हुआ है, मतलब गायब कर दिया है। कभी दोनों दे देगा, कभी एगो दे देगा, कभी एगो गायब कर देगा। बताए थे ना, खाली पहले दे दिया, बाद वाला पूछ ही नहीं रहा है। तो जब वो नहीं पूछ रहा है तो हमको निकालना ही जरूरत नहीं है समझे जी। कोई कहे कि आप 5 साल पहले कितने थे 5 साल पहले, तो 15 साल, अब 5 साल बाद नहीं पूछ रहा तो हमको क्या जरूरी है बताने का, समझ रहे हो ना जी। तो वही चीज है। तो यहाँ देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या गुनी है 7 गुनी है। अब देखो यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा। अब 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष पहले बाद में चला जाएगा, मतलब पहले दूसरा इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है ना जी। तो देखो पहले दोनों को क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले पिता की वर्तमान आयु उम्र क्या मान लेंगे x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है जी। अब प्रथम शर्त यही तक है, कह रहा है पिता जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी है 7 गुनी है। जो पुत्र है, जैसे मान लो पिताजी है, मान लो लड़का अगर 20 साल का है, अगर 10 साल का हो गया तो इसके पिताजी इससे क साल बड़े हैं, इसी का 7 से गुणा कर लेंगे, कितना 70 साल। समझ गए ना जी। देख लो कितना एज अंतर है। इसीलिए जब लेट से शादी करेंगे ना तो ये होगा, लड़का 4 साल का हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 45 साल के। ठीक है जी, अभी निकलेगा पता चल जाएगा। देखो पिताजी 28 साल के हैं, लड़का कितना साल का है 4 साल का है। ये एज डिफ्लेक्शन होता है। हाँ वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पिता अगुणे पिता = 7 गुणे पुत्र हुआ ना जी। किसमें गुणा करेंगे, पुत्र की उम्र में, क्योंकि पिता का उम्र और पुत्र की उम्र दोनों क्या करना है, इक्वल करना है, इसलिए इसमें ही गुणा करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा 7y। ये आप नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा, आप लोगों को समझाना। ओए क्या है जी, अभी ज्यादा आ गया ना तो यही खड़ा करा देंगे, अभी लेकर समझाना है तुम लोग को, ज्यादा बोलोगे तो। x = 7y 2 वर्ष पहले। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये ना बाद कर रहा ना पहले, तो पहले कर रहा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क गुनी है 7 गुनी है। तो पिता जो है अपने पुत्र की उम्र की क गुनी है 7 गुनी है, तो पुत्र में 7 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है जी। क गुनी है जी 13 गुनी थी। दोनों का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष पहले दोनों की उम्र, तो पहले पिता की उम्र क्या होगा, 2 वर्ष पहले क्या वर्तमान आयु कितना होता है x वर्ष, तो उसी में 2 में क्या करेंगे, पहले पूछ रहा है ना तो माइनस कर देंगे, दोनों की उम्र में क्या करेंगे। अब देखो द्वितीय शर्त क्या रहा, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु क्या गुनी है 13, तो किस में गुणा करेंगे 13 का, पुत्र में, तो 13 गुणे पुत्र, तो 13y। पिता हमारा x-2 है, कौ साल पहले 2 साल पहले, अब पुत्र हमारा y-2, तो इसमें गुणा कर देंगे, 13y का गुणा 13y, 13 दूना 26। उसके बाद से यहाँ से आएंगे 13 के इधर, 26 उधर है, माइनस इधर है, प्लस जाएगा तो उधर 2 हो जाएगा। 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा -24, क्योंकि 26 का चिन्ह क्या है माइनस। समीकरण नंबर 2। अब ऑलरेडी ये बना के दिया हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, समीकरण 1 को हल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना के दे दिया। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है x 7y - 13y,
13y में से 7y घटाएंगे कितना होगा -6y। इधर -24 है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 जाकर नीचे बैठे 6 चौको 24। अब y बराबर 4 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, एक में ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो 7y 7 गुणे 4 7 चौको 28। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष। बस इतना ईजी है, 2-3 मिनट का क्वेश्चन, ये 6 नंबर मिल जाएगा। वैसे 10 नंबर आप लोग को पढ़ा दिए। बोलो।